डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक इंतहाई अहम यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे पास है बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर हमारे पास वो डिसऑर्डर है कि जिसमें एक पर्सन कभी कभार डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। तो वही पर्सन कभी कभार मैनिक कंडीशन में होता है। मैनिक कंडीशन किसे कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, खुश होता है, ओवर एनर्जेटिक होता है। तो जब अगर एक पर्सन पे इस तरह के दो कंडीशंस आते हैं तो हम कहते हैं कि ये पर्सन बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, जो कि हमारे पास एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सही है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इस यूनिट में आज की इस वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें हमने बाइपोलर डिसऑर्डर की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। उसके बाद हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स भी डिटेल के साथ बताए हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन किसे कहते हैं, मेनिया किसे कहते हैं। तो ये जो जितने भी बेसिक हैं वो हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQs में आ सकते हैं, तो लेक्चर के दौरान उन पॉइंट्स को भी हम पॉइंट आउट करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर में एक पर्सन कभी कभार मेनिया में होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा, ओवर एनर्जेटिक होगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, और कभी कभार वो डिप्रेशन में होता है। अब जो DSM-5 डायग्नोसिस है कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का जो क्राइटेरिया है कि हम कहते हैं कि हाँ ये पर्सन क्या है, ये पर्सन जो है बाइपोलर डिसऑर्डर में अब डिप्रेशन स्टेज में आ गया है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो DSM-5 किसे कहते हैं, तो ये हमारे पास 5th एडिशन है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का। सही है, DSM का मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, और ये जो 5 लिखा ये 5th एडिशन है। तो इसके मुताबिक डिप्रेसिव एपिसोड्स का जो क्राइटेरिया है उसमें फर्स्ट है कि अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन नियरली ऑल एक्टिविटी, कि जो हमारे पास डिप्रेशन में जब बंदा होता है तो तमाम के तमाम एक्टिविटीज़, चाहे वो खुशी की हो या नॉर्मल हो, उस बंदे को कोई भी खुशी महसूस नहीं होती और उसका मूड जो है वो डिप्रेस रहता है, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी उन एक्टिविटीज़ में नहीं होता। आप मिसाल ले सकते हैं, मतलब ईद आ गई है या किसी की शादी है या उसका कोई मतलब कोई खुशी का मौका है, तो वो क्या होते हैं, उसमें वो खुश नहीं होते, गमगीन होते हैं। इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट द मूड में बी इरिटेबल रादर देन सैड। जो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं या जो यंग एडल्ट होते हैं एडोलेसेंट स्टेज में, तो उसमें क्या है कि वो गमगीन नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, वो इरिटेबल होते हैं। इरिटेबल मतलब वो चिड़चिड़े होते हैं, वो नखरे करते हैं, जिद करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो उनमें इस तरह से फिर आप क्या कर सकते हो कि हाँ ये बंदा तो नॉर्मल नहीं, ये कोई डिप्रेशन में है। लास्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, और ये कंडीशन 2 वीक्स तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा है 1-2 दिन के लिए वो गमगीन है और हम उसको जो है डिप्रेसिव खाते में ले जाएं कि ये जी डिप्रेशन का शिकार है, नहीं। ये जो उसकी कंडीशन है जो अब हमने ऊपर बयान की है, ये 2 वीक तक कंसिस्टेंटली ये कंडीशन उसकी होनी चाहिए। रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम प्रीवियस फंक्शनिंग, और जो नॉर्मली वो फंक्शन करता था, नॉर्मली जो वो काम करता था, जो उसका रोल था, मतलब जो स्टूडेंट था तो पढ़ता था, या टीचर था तो टीचिंग करता था, या बिजनेसमैन था तो बिजनेस करता था, तो वो रोल उसका क्या हो जाता है, उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं, वो रोल कम हो जाता है, खराब हो जाता है। और ऑलरेडी हमें पता भी है कि जब बंदा डिप्रेशन वगैरह का शिकार हो जाता है तो वो अपने काम सही से परफॉर्म नहीं कर सकता।
अब वही क्राइटेरिया कंटिन्यू है कि 5 or more of the following symptoms at least one of which is either 1 or 2, कि अगर हमारे पास किसी पर्सन में इन ये जो दिए गए हैं इनमें से 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम आ जाए तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये पर्सन क्या है, ये पर्सन डिप्रेशन का शिकार है। ये दो जो है ये लाजमी होने चाहिए। एक तो उसका मूड डिप्रेस्ड होगा, मतलब नॉर्मल मूड उसका नहीं होगा, उसके मूड पे क्या होगी, गम तारी होगा, गमगीन होगा, स्ट्रेस में होगा। दूसरा क्या है, डिमिनिश इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, कि जितनी भी एक्टिविटी उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, ना चाहते हुए वो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। इसके बाद सिग्निफिकेंट वेट लॉस और वेट गेन, वेट लॉस भी इसमें हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। मतलब आपके पास इस तरह कोई बंदा है वो एकदम से उसका वेट गेन स्टार्ट हो गया है और वो जो है वो खफा भी रहने लगा है, तो फिर आप सिम्टम्स चेक करो कि ऐसा तो नहीं कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार है। तो इसमें फिर हम हिस्ट्री भी लेते हैं, तो क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं जो आगे आ रहा है स्लाइड में, जो जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। एक तो इंसोम्निया कहते हैं नींद का खत्म हो जाना, कम हो जाना, सही है। तो इस तरह के लोगों में नींद के मसला भी आ जाते हैं, वो नींद के लिए फिर गोलियां लेते हैं क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो वो नींद के लिए क्या है, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह मेडिसिन वगैरह लेते हैं। या हाइपरसोम्निया का शिकार होते हैं, नॉर्मल से उनकी नींद जो है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, ज्यादा देर तक वो सोता रहता है। इसके बाद साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन, उनमें साइकोमोटर एजिटेशन भी आ जाते हैं कभी कभार। साइकोमोटर एजिटेशन किसे कहते हैं जी, लाते मारना, चिल्लाना, इधर उधर हाथ मारना, कभी कभार जो है ना वो खुद को मारते हैं, सही है। एक चीज़ जो है ना वो जो नॉर्मली एक एक्शन परफॉर्म करना होता है उसको वो एबनॉर्मली परफॉर्म करते हैं। मतलब एक चीज़ को थोड़ा सा दिक्कत देना होता है वो तेज़ी के साथ दिक्कत देते हैं, कभी दीवारों पे हाथ मारना, कभी खुद को हाथों से मारना, तो ये साइकोमोटर एजिटेशन उनमें आ जाती है। फटीग एंड लॉस ऑफ एनर्जी, ये चीज़ भी आती है, मतलब उनमें थकावट सी महसूस होती है, वो एनर्जेटिक फील नहीं करते। इसके बाद फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड इनएप्रोप्रिएट गिल्ट, एक तो ये है कि उनमें मायूसी सी आ जाती है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई भी अहमियत नहीं है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, इस तरह की फीलिंग्स उनमें आ जाती हैं। इसके बाद जो क्या ये गिल्ट कहते हैं नदामत, तो इनएप्रोप्रिएट गिल्ट मतलब ये है कि डिप्रेशन की वजह से वो काम परफॉर्म नहीं कर सकते, जब काम नहीं कर सकते तो उनमें क्या जाता है, उनमें गिल्ट सा आ जाता है, नदामत सी आ जाती है कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट इन डिसिसिवनेस, क्या होता है, सिंपल सा आपको पता भी होगा कि जब एक बंदा गम में होता है, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो चीज़ों पर उतनी तवज्जो नहीं दे सकता, मतलब चीज़ों को तवज्जो से नहीं दे सकता, कंसंट्रेशन नहीं दे सकता। इसके बाद सोसाइटल आइडिएशन और सुसाइड अटेम्प्ट, क्या होता है कि उसके दिल में या उसके जहन में खुदकुशी के ख्यालात भी आते हैं, कभी कभार तो वो कोशिश भी करता है खुदकुशी की, मतलब खुद को मारने की कोशिश भी कर लेते हैं। तो इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा अगर कंडीशन आ जाते हैं किसी पर्सन में, तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा डिप्रेशन में है, सही है। ये क्राइटेरिया है डिप्रेशन का। Causes marked impairment in occupational functioning or in usual social activity or relationship, तो क्या होता है कि डिप्रेशन में एक पर्सन जो है जो नॉर्मल उसके ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग थे, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बता दिया कि बच्चा है तो वो स्कूल में पढ़ाई करेगा, कोई टीचर है तो वो टीचिंग करेगा, कोई जो है बिजनेसमैन है वो बिजनेस करेगा, हॉस्पिटल में कोई नर्स है या डॉक्टर है तो वो केयर प्रोवाइड करेगा। तो ये जो ऑक्यूपेशनल हमारे जो फंक्शंस होते हैं, रोल होते हैं, वो हो जाता है इफेक्ट। सोशल एक्टिविटी भी हमारी इफेक्ट हो जाती हैं, लोग जो खेलने लगते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होता है ये जितने एक्टर्स वगैरह होते हैं तो वो कभी कभार जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक्टिंग वगैरह वो छोड़ देते हैं। तो जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो ऑक्यूपेशनल फंक्शंस होती हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होती हैं डिप्रेशन में। Not due to substances uses or abuses or a general medical condition, देखो ये सब्सटेंस एब्यूज की वजह से नहीं होना चाहिए। मतलब एक बंदे ने अभी क्या किया, अब उसने जो है अल्कोहल पी लिए, अब अल्कोहल उसने पिया है, शराब उसने पी है, तो शराब पिए उसके बाद अगर वो मैनिया का शिकार हो गया या डिप्रेशन में चला गया, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि जी ये मेजर डिप्रेशन, नहीं,
क्योंकि ये सब्सटेंस का असर है, जैसे उसका असर खत्म होगा बंदा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस वजह से या कोई मेडिकल कोई कंडीशन है तो उस वजह से फिर हम क्या कहते हैं, उस वजह से फिर हम इसको ऐसा नहीं कहते कि जी ये बाइपोलर डिसऑर्डर वाला डिप्रेशन है, इस तरह नहीं कह सकते। सही है। इसके अलावा नॉट बेटर अकाउंटेड फॉर बाई ब्रूमेंट, और ब्रूमेंट में भी हम इसको इस तरह जो है कंसिडर नहीं कर सकते। ब्रूमेंट किसे कहते हैं कि जब लव्ड वन की डेथ हो जाए, मतलब किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाए, किसी के बच्चों या फैमिली में डेथ हो जाए और उसके लिए आप जो सदमे में होते हैं उसको ब्रूमेंट कहते हैं। तो अगर सदमे की कंडीशन में अगर एक बंदा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक स्ट्रेस में है तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, तो उसको फिर हम ये मेजर डिप्रेशन के खाते में नहीं लेकर आते। After the loss of loved one, the symptom persists for longer than 2 months, are characterized by marked functional impairment, morbid preoccupation with worthlessness, सुसाइडल आइडिएशन, साइकोटिक सिम्टम्स और साइकोमोटर रिटार्डेशन। लेकिन और लव्ड वन के बाद, मतलब किसी प्यारे या आपके फैमिली में किसी की डेथ के बाद अगर 2 महीनों से ज़्यादा भी आप में ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, आप खफा हैं, गमगीन हैं, तो आप गमगीन हैं, आपके जहन में सुसाइडल आइडिएशन आते हैं, ख़ुदकुशी के ख्यालात आप में आते हैं, आप में जो है साइकोटिक सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, काम काज आप सही से नहीं कर सकते, तो फिर भी आप क्या कहते हैं, आप फिर मेजर डिप्रेशन की तरफ आते हैं। और तब भी आपको मेजर डिप्रेशन में डिक्लेयर किया जाता है कि जब आप पे ब्रूमेंट के बाद 2 महीनों या 2 महीनों से भी ज्यादा आप पे डिप्रेशन के सिम्टम्स रिटेन रहते हैं आप में। इसके बाद हमारे पास हाइपोमेनिक क्राइटेरिया है। तो इस यूनिट के फर्स्ट जो पार्ट हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो मौजूद है, जो आप देख सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर बाई फरमान, तो आपके पास दोनों आ जाएंगे ना। तो वहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन किया था कि बाइपोलर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें एक टाइप्स में ये इतना भी आता है कि पर्सन क्या है कि पर्सन मेनिया की जगह हाइपोमेनिक कंडीशन में है। तो मेनिया कंडीशन क्या है कि एक बंदा ओवर एक्साइटेड है, ओवर एनर्जेटिक है, एबनॉर्मल उसकी एक्टिविटी है, बस अपनी मौज मस्ती में रहता है, तो वो मेनिया कंडीशन है। सही है। तो हाइपोमेनिया की सिम्टम भी वही बिल्कुल मेनिया की तरह है, लेकिन फर्क क्या है कि इसका लेंथ ऑफ टाइम कम है। को हाइपो कहते हैं कम को, तो हाइपोमेनिया जो है वो मेनिया से कम ड्यूरेशन के लिए होता है। इसके बाद जो इम्पेयरमेंट होती है वो हाइपोमेनिया में इतनी सीवियर नहीं होती जितनी मेनिया कंडीशन में होती है। मे नॉट बी व्यूड बाय द इंडिविजुअल एज पैथोलॉजिकल, However, other may be troubled by erratic behavior। क्या होता है कि जो हाइपोमेनिया में बंदा होता है तो उसको आप क्लियर कट इस तरह पहचान भी नहीं सकते या इसको जज भी नहीं कर सकते कि ये हाइपोमेनिया कंडीशन में है, लेकिन जो उसके सराउंडिंग लोग होते हैं उनको वो थोड़े तंग होते हैं, उससे इरिटेट होते हैं और वो फिर आपको बताते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है इसके कंडीशन में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं। सही है। तो हाइपोमेनिया बिल्कुल मेनिया की तरह होता है, उसका ड्यूरेशन भी कम होगा, सिवियरिटी भी कम होगी, कम टाइम के लिए होगा। सही है। ये फिर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। बाकी मेनिया क्या है तो वो ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में है, तो उसको आप फर्स्ट पार्ट आप जब देख लें उसके बाद ये सेकंड पार्ट आप देखें तो आपके लिए इंतहाई इजी होगा। इस सेकंड पार्ट को और इस पूरी यूनिट को समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर की जो प्रिवेलेंस और कोमॉर्बिडिटी हैं तो 1.2 टू लेके 3% तक के लोग जो हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं। सही है। इसके साथ कोमॉर्बिडिटी मतलब इसके साथ और कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं या और कौन कौन से प्रॉब्लम के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो सब्सटेंस एब्यूज़ अगर लोग करते हैं तो वो भी बाइपोलर डिसऑर्डर का एक शिकार हो जाते हैं। मतलब जो ज़्यादा सब्सटेंस एब्यूज़ करता है ना तो वो फिर क्या हो जाते हैं, एक टाइम आता है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। या जो बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है तो वो सब्सटेंस एब्यूज़ स्टार्ट कर लेता है। सही है। क्योंकि वो डिप्रेशन होता है तो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी। इसके बाद हमारे पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ऑलरेडी हमारा एक यूनिट है जिसको हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, जिसका वीडियो लेक्चर जो है आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी लोग जो हैं ये बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ आ जाते हैं, मतलब या डिप्रेशन में या जो है मेनिया वगैरह का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर, तो एंजाइटी डिसऑर्डर आप लोगों का ऑलरेडी एक यूनिट है जिसका वीडियो लेक्चर जो है वो 1-2 दिन में जो है मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। सही है।
इस वीडियो के अपलोड के एक दिन बाद जो है मैं एंजाइटी का लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल पर दूंगा कि एंजाइटी किसे कहते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में भी पर्सन जो है वो क्या बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। कैसे कि एंजाइटी में वो स्ट्रेस में होगा, डिप्रेशन में होगा, सही, उसके बाद एक एपिसोड अगर मेनिया का आ गया तो मतलब वो पर्सन क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो ये कोमॉर्बिडिटी कहते हैं कि बाइपोलर के साथ ये डिजीज या इन डिजीज के साथ बाइपोलर डिजीज भी हो सकती है एक पर्सन को। अब बायोलॉजिकल थ्योरीज क्या कहते हैं, देखो कुछ तो जेनेटिक्स होते हैं कि न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, जिस तरह हमारे पास नार एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामीन हो गया, और इसके साथ हमारे पास 5-HT जो है। तो ये क्या है कि नार एपिनेफ्रिन या डोपामीन अगर ये रेज हो जाए या 5-HT हमारे पास कम हो जाता है तो ये भी इस तरह की चेंजेस कर लेते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में, कि जिसकी वजह से एक पर्सन क्या है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। इसके बाद न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर हैं, जिस तरह हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल एक्सिस जो हैं, हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, पिट्यूटरी एक्सिस या थायराइड एक्सिस वगैरह या एड्रिनल एक्सिस जो हमारे ब्रेन में होते हैं, अगर उनमें कमी या ज़्यादती आ जाती है, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसकी वजह से भी एक पर्सन जो है वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर वो नहीं है तो वो एक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर, न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर क्या है कि डिसरेगुलेशन इन न्यूरोलॉजिकल सर्किट, हमारे नर्वस सिस्टम की जो जितने भी सर्किट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स वगैरह, अगर इसकी एनाटमी में मसला आ जाए, इसके स्ट्रक्चर में मसला आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया है किसी का, या एबनॉर्मल पैदाइश मतलब पैदाइश के दौरान वो सही से नहीं हुए, या कोई ट्यूमर वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से अगर वो सेल्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो क्या है, तो उसकी वजह से भी एक पर्सन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में का शिकार हो सकते हैं, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी आता है। अब सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, एजुकेशन, अगर एक पर्सन के पास एजुकेशन की कमी होती है, मतलब वो अपने उसको जितनी भी वो स्ट्रेस वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से कोप नहीं कर सकता, चीज़ों को सही से नहीं समझ सकता, उसकी वजह से भी क्या है, उसकी वजह से फिर उसको डिप्रेशन हो सकता है। ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, ऑक्यूपेशन में जिस तरह देखते हैं ना कि अगर दफ्तर में या आप जिस जगह पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपको स्ट्रेस में रखा जाता है, वहाँ पे आपको ब्लैकमेल किया जाता है, हरासमेंट हो रही है, फिजिकल भी हो जैसी भी हो, तो उसकी वजह से भी लोग क्या हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी आता है। इकोनॉमिक स्टेटस ये है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपकी सैलरीज वगैरह का मसला है, आप जो है पैसे आप अपने घर वाले के अखराजात वगैरह पूरे नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी लोग फिर क्या है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह आप लोग सुनते हैं ना कि महंगाई से तंग आकर इस नौजवान ने खुदकुशी की, या गरीबी से तंग आकर बंद पर्सन ने खुदकुशी की, कुछ तो अपने खुद को बीमार देते हैं, अपने साथ बच्चों को बीमार देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल कंडीशन तो नहीं होती ना, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, उनका जहन काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर वो इस तरह के तरीकों में आते हैं। इसके बाद क्रिएटिविटी, अगर कोई पर्सन क्रिएटिव है, वो अच्छी सलाहियत रखता है, चीज़ों को समझ सकता है, कोप कर सकता है डिफरेंट स्ट्रेस को, अपने लिए डिफरेंट जगहों पे रास्ता निकाल सकता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है, क्रिएटिविटी के लिहाज से सही नहीं है, तो उसमें क्या है, उसमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं कि हाईली एक्सप्रेस्ड इमोशन, अगर एक बंदा अपने इमोशन को हाईली एक्सप्रेस करता है, मिसाल के तौर पे लव्ड वन की डेथ हो गई, सही है, हर बंदा टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, गम में होते हैं, लेकिन अगर एक बंदे का गम नॉर्मल से ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाए, कई महीनों तक वो डिप्रेशन में है, तो फिर वो क्या, फिर वो हमारे पास इस तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी आते हैं, मेजर डिप्रेशन भी आता है। इसके बाद चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी इसमें आता है। बचपन में कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या किसी के पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई हो, या किसी के पेरेंट्स की डेथ वगैरह हो गई हो, तो उसकी
वजह से भी हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ें भी बच्चों को फिर इफेक्ट करती है, उसके जहन पे असर करते हैं और उसको डिफरेंट टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन का शिकार करते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हाइपोमेनिया ये कंडीशन है जिसकी सिविरिटी मेनिया से कम है। मेनिया कंडीशन किसे कहते हैं कि जब एक बंदा ओवर एक्साइटेड होता है, ओवर एनर्जेटिक होता है नॉर्मल से ज़्यादा। तो उसमें क्या असेसमेंट है, हम उसको किस तरह असेस करेंगे। टॉक एंड जोक इंसिस्टेंटली, लाइफ ऑफ द पार्टी डिमांड कांस्टेंट अटेंशन। इस तरह के जो लोग होते हैं वो मजाक करते हैं, गपशप उड़ाते हैं, ऊंचा ऊंचा हंसते हैं और उसको जिंदगी एक मजाक समझता है और वो चाहते हैं कि सामने वाला मुझे प्रॉपर अटेंशन दे। ट्रीट एवरीवन विद फेमिलियरिटी ऑफन क्रूड, लोगों को जालिमाना तरीके से वो फेस डील करता है और अक्सर लोगों के साथ इस तरह मिलते हैं जैसे वो उसको पहले से जानता हो। सेक्सुअल टॉक ऑफन इनएप्रोप्रिएट एंड एप ऑप्शंस प्रोपोजेस ऑफ स्ट्रेंज टू स्ट्रेंजर। क्या होते हैं, सेक्सुअल टॉक्स उसमें आ जाते हैं, बुरी बुरी गलत गलत बातें करते हैं, गंदी बातें करना स्टार्ट हो जाता है और हर नया बंदा जो है ना वो उसको पसंद आता है। फीमेल है तो मेल को प्रपोज करती हैं या मेल है तो वो फीमेल को प्रपोज करता है। इस तरह एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज उसकी हो जाती है। टॉक इज फ्रेश फ्लिट फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, और वो इस तरह बोलता है जैसे अभी फ्रेश बोल रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा बातें करने के बाद भी वो नहीं तकता। मैंने आपको कहा था ना कि ओवर एनर्जेटिक होते हैं, तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद क्या है कि कभी एक टॉपिक तो उसके बाद कब दूसरा टॉपिक, फिर एक टॉपिक फिर दूसरा टॉपिक, एक बात अभी खत्म नहीं की होती दूसरे में डायरेक्ट चला जाता है। इसके बाद फुल ऑफ पिप एंड ह्यूमर, यूफोरिया एंड सोशलिबिलिटी, वो फुल मौज मस्ती में होता है, लोगों के साथ घुल मिलता है, लोगों के साथ इस तरह बातें वगैरह करते हैं जैसे उसको पता होता है, मतलब वो उससे आगे मिला हुआ है, अपने से बड़े एज वाले लोगों के साथ भी मजाक वगैरह करता है। इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंथुजियाज्म, मैनी प्लान्स टू बिकम रिच एंड फेमस। क्या होते हैं कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, इंथुजियाज्म होती है, मतलब जो उसका जुस्तजू होता है या खुद पे यकीन होते हैं, वो हद से ज्यादा होता है, एबनॉर्मल होता है। मतलब वो कहता है कि जी अब एक पर्सन है ना, उसके एफएससी में भी कम मार्क्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं सीएसएस कर लूंगा, मैं सीएसएस करूंगा, डीसी बनूंगा, एसी बनूंगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर मैं जो है पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, ये और वो। तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो इस हद तक पहुंच जाता है जो नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जाता। अमीर बनने के बहुत से मंसूबे बनाता है और फिर उन मंसूबों को पूरा नहीं कर सकता। पुअर जजमेंट इन्वॉल्व विद स्कीम्स इन विच जॉब फाइनेंशियल एंड मैरिज इज डिस्ट्रॉयड। क्या होता है, उनकी जजमेंट खराब होती है, अक्सर जुए वगैरह में लग जाता है, लॉटरी वगैरह में लग जाता है, इस तरह स्कीम्स में लग जाता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें उसके पैसे भी रिस्क पे होते हैं, जिसमें जो है उसकी मैरिज लाइफ वगैरह भी काफ़ी इफेक्ट होती है। मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में वो बंदा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मौज मस्ती में होता है ना, और ये नॉर्मल नहीं है। हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द रिच एंड फेमस वर्ल्ड वाइड फोन कॉल, मतलब क्या है कि बड़े बड़े लोगों को नाम सीखता है, उसके बारे में बातें करता है, उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कि मतलब ये है कि जैसे ये खुद बहुत बड़ा अमीर है, हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता। डिक्रीज अटेंशन स्पेन, ओवर एक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं वो लोग, अटेंशन उसकी उतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे ठहरते नहीं है, उसका माइंड नॉर्मल है नहीं कि वो एक जगह पे अटेंशन करे। बिजीली प्री ऑक्युपाइड विद ग्रेंडियस प्लान्स नॉट डिल्यूजन्स, गोज फ्रॉम वन एक्शन टू द नेक्स्ट, वो ग्रेंडियसिटी में होते हैं। ग्रेंडियसिटी मतलब ये है कि जो हैं तो वो हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी कम नहीं है, तो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। सही है। और एक काम अभी खत्म नहीं किया होता, दूसरे में जाते हैं, दूसरा खत्म नहीं किया होता, तीसरे में जाते हैं। इंक्रीज सेक्सुअल एपिटाइट, सेक्सुअली इररिस्पॉन्सिबल एंड डिस्क्रीट, इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मेंटल डिजीज। क्या होते हैं कि सेक्सुअल एपिटाइट, सेक्सुअल भूख उसकी बढ़ जाती है, वैश्याना तरीके अपनाता है, सेक्स वगैरह करता है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी उनकी होती है अगर फीमेल है। सही है। डिफरेंट वेनरल डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वगैरह, इसके रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो तमाम सेक्सुअल एबनॉर्मल बिहेवियर उसके स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्स यूज फॉर
स्केप नॉट फॉर रिलेटिंग। सेक्स अगर करता है या सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो वो किस चीज के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, मौके पे फायदा उठाने के लिए, ना कि किसी के साथ रिलेशन बनाना नहीं, बस मौके पे सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपना फायदा लेने के लिए, बस। इसके बाद वेरियस एपिटाइट गोबलेस फूड ईट ऑन दी रन। क्या होते हैं कि उसका जो एपिटाइट बुक वो कुछ वहशियाना तरीके से होती है, कुछ अजीब किस्म से होती है। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फूड एट टाइम पे बहुत ज़्यादा फूड का खा लेता है, खाने का अंदाज उसका काफ़ी ख़राब होता है, इसको नहीं देता कि जी अभी मेरा पेट भरा हुआ है ना, बस खाता जाते हैं। मे गो विदाउट स्लीपिंग अनअवेयर ऑफ फटीग। नींद को वो इतनी ज़्यादा सोता भी नहीं, मतलब वो कहते हैं मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है। नींद कम करता है और कम नींद के बाद वो खुद को थका हुआ भी महसूस नहीं करता, उसको अपनी थकावट का पता भी नहीं होता। अब जो नींद कम करे उसकी तो हेल्थ खराब होती है, तो हेल्थ उनकी खराब होती है, लेकिन माइंड के हवाले से ये क्या करते हैं, ये कई दिनों तक जो है नींद के बगैर रह सकता है। फाइनेंशियली एक्स्ट्रावेजेंट बाइंग स्प्रेज गिव मनी एंड गिव फ्रीली गोज इनटू डेबिट इजीली। क्या होता है, लोगों में पैसा उड़ाता है, महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है, सही है, वो लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट वगैरह देता है, और इसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर इजीली वो जो है ना वो मकरूज हो जाता है, कर्जों में पड़ जाता है, कर्जे उस पे आ जाते हैं लोगों के। वियर एक्स्ट्रावेजेंट ऑफन इन अप्रोप्रिएट क्लॉथ एंड ज्वेलरी। वो अक्सर अजीब किस्म के कपड़े वगैरह पहनते हैं, मतलब एकदम से जो है अजीब किस्म का कपड़ा या ड्रेस पहन लेता है, बहुत ज़्यादा सोना वगैरह पहना होता है, मतलब क्या है वो फुल मौज मस्ती में होता है, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ये हाइपोमेनिया की असेसमेंट है कि मतलब ये सिम्टम्स होंगे किसी पर्सन में तो हम कहते हैं कि हाँ ये पर्सन हाइपोमेनिया का शिकार है। हमारे पास है असेसमेंट ऑफ मेनिया। मेनिया की क्या असेसमेंट है कि वो पर्सन का जो मूड होगा वो लेबाइल होगा, एक जगह पे फिक्स नहीं होगा, कभी एक साइड पे, कभी बहुत ज़्यादा खुश होगा, कभी बहुत ज़्यादा जो है एनर्जेटिक, कभी क्रूअल तरीका यूज़ करेगा। इसके बाद इनएप्रोप्रिएट एंड इंट्रूसिव बिहेवियर उसका इनएप्रोप्रिएट होता है, मतलब कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, कभी कुछ भी कर सकता है। स्पीच प्रोफेन एंड क्रूड सेक्सुअल रिमार्क, वो जो क्या करता है कि गलत बातें बताता है, गलत हरकतें करता है, उसका जो बातें होती हैं उस गालियां गलोच इसमें करता है, सेक्सुअल टॉक्स वगैरह उसके होते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में हैव क्लींच एसोसिएशन, इसमें उसकी सोच जो होती है वो मतलब जो आइडिया वगैरह होते हैं वो एक नहीं होता, सही है, कभी एक चीज के बारे में सोचता है, बातें करते हैं तो एकदम से वो चीज छोड़ के दूसरी चीज में पड़ जाता है। गुड ह्यूमर टर्न इनटू अरेज एंड हॉस्टिलिटी स्पेशली व्हेन नॉट गेटिंग हिज वे और कंट्रोल आर सेट। क्या होता है कि उसका जो ह्यूमर है, उसका जो मतलब माइंड सेटअप है वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन एकदम से वो गुस्सा हो स्टार्ट कर देते हैं, एकदम से वो एग्रेसिव स्टार्ट हो जाता है, एग्रेशन में चला जाता है, एकदम से वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। किस वजह से कि वो जो लोग उसकी बात नहीं मानता या उसका मकसद पूरा नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, उसका जो गुड ह्यूमर है वो बैड ह्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या है वो गुस्सा करना स्टार्ट कर लेता है, गाली का स्टार्ट कर लेता है, सोचना समझना उसका कम पड़ जाता है। इसके बाद ग्रेंडियस डिल्यूजन्स, उसमें ग्रेंडियासिटी आती है, डिल्यूजन्स आते हैं। डिल्यूजन ये कि एक चीज़ होती नहीं और वो कहते हैं कि ये चीज़ है, मतलब अपना आप उसको बहुत बड़ा समझने लगते हैं अपने आप को कि जो हूं तो मैं सिर्फ कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। डिक्रीज अटेंशन स्पेन एंड डिस्ट्रक्टिबिलिटी इंटेंसिफाई, उसकी जो अटेंशन होती है वो कम हो जाती है, इजीली वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब इजीली अपने पॉइंट से हट सकता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है या अटेंशन होती है एक जगह पे वो कम पड़ जाती है। रेस्टलेस डिसऑर्गेनाइज एंड क्योटिक, मतलब उसकी जो बातें वगैरह होंगी या जो उसके तौर तरीके होंगे वो कोई रेस्ट वाले नहीं होंगे, रेस्टलेस होगा, उसका तरीका का जो वो डिसऑर्गेनाइज होगा। बिहेवियर डिफिकल्ट टू कंट्रोल
फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट एंड ब्रीफली एजल्टिव व्हेन क्रॉस। उसके जो बिहेवियर होते हैं वो डिफिकल्टी होती है उनको कंट्रोल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब एकदम से गुस्सा करना स्टार्ट हो जाता है, एग्रेशन स्टार्ट करता है, मतलब एग्रेसिव हो जाता है, गालियां स्टार्ट कर लेता है, लड़ाई पे आ जाता है, तो आप उसको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। बिहेवियर डिफिकल्ट, टू बिजी फॉर सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए इंतहाई ज्यादा बिजी होते हैं, मतलब गलत कामों में पड़ जाता है। नो टाइम टू ईट और स्लीप, जो हेल्थी एक्टिविटी जिस तरह खाना खाना या जो है क्या है सोना, तो इसके लिए इसके पास टाइम नहीं होता, मतलब वो हमेशा मौज मस्ती में रहता है। टू डिस्ट्रैक्टेड एंड डिसऑर्गेनाइज, एक बहुत ज्यादा हद तक वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। सीवियर हाइपर एक्टिव एंड रेस्टलेस कैन रिजल्ट इन एग्जॉशन एंड डेथ, क्या होता है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, उन जो चीज़ें जिसमें ख़तरा होता है वो उस चीज़ों में बिल्कुल भी एहतियात नहीं करता, और इस वजह से क्या हो जाते हैं, या को इसको मसले आ जाते हैं या इसकी डेथ हो जाती है। सेम एज हाइपोमेनिक विद फाइनेंस बट एक्सट्रीम, फाइनेंशियल इशू भी उसी तरह होते हैं, मतलब लोगों में पैसा उड़ाते हैं, उसके बाद फिर ये कर्ज मकरूज हो जाता है, कर्जा लेना पड़ता है इसको, लेकिन कंडीशन एक्सट्रीम होते हैं। तो ये जितने भी मैनिया के मैंने साइन सिम्टम बताए तो बिल्कुल वही हैं जो हाइपोमेनिया के हैं, लेकिन इसकी सिवियरिटी भी ज्यादा होती है और ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है मैनिया का। सही है। अब हमारे पास डिप्रेशन की असेसमेंट है। सिम्टम फॉर द डिप्रेस साइकिल ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेस आर सेम एज द सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेशन। तो जो डिप्रेस्ड मूड है बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास एक डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन की भी एक अलग यूनिट है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कवर कर लेंगे। तो डिप्रेशन की जो साइन सिम्टम है बिल्कुल वही साइन सिम्टम बाइपोलर डिसऑर्डर में जो पर्सन डिप्रेस्ड मूड में होगा तो वही सिम्टम होंगे। लेकिन डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर में फर्क क्या है? फिर फर्क ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में एक पर्सन डिप्रेशन में होगा लेकिन कम से कम एक साइकिल उस पे मेनिया का आएगा, मैनिक एपिसोड एक लाजमी आएगा इन दी हिस्ट्री। तो फिर इस तरह का पर्सन हम कहते हैं कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। लेकिन अगर एक पर्सन शुरू से लेकर एंड तक कंटिन्यूस डिप्रेशन में, तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार होता है। सही है। अब वेरी सिंपल नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट, सुसाइडल थॉट्स वगैरह। रिस्क फॉर इंजरी, नुकसान पर मतलब अपने आप को भी लोगों को भी डिस्टर्ब थ्रू थॉट प्रोसेस, जो सोच समझना है वो डिस्टर्ब हो जाता है। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन हो जाती है बॉडी रिक्वायरमेंट से। इसके बाद स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो मैनिया कंडीशन में कहते हैं कि बस बिल्कुल मुझे सोना ही नहीं है, मतलब मुझे सोने की जरूरत नहीं है। सेल्फ केयर डिफिसिट हो जाते हैं। तो लाजमी बात है जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, एक बंदा नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो वो अपने आप के क्या अपनी केयर कैसे करेगा। इसके बाद इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन उसके इम्पेयर्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लोगों के साथ वो बातचीत या फ्रेंडशिप वगैरह उसकी सही से नहीं रहती। अब हमारे पास गोल क्या है कि एग्जिबिट नो एविडेंस ऑफ फिजिकल इंजरी, हम कोशिश करें कि पेशेंट ना अपने आप को ना किसी और को फिजिकली इंजर्ड करे। हैज नॉट हार्म सेल्फ और अदर, अपने आप को या किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। इज नो लॉन्गर एग्जिबिटिंग साइन ऑफ फिजिकल एजिटेशन, कि उसमें फिजिकली एजिटेशन कोई भी ना हो, मतलब जिस तरह फेस टू फेस नजर आता है ना कोई रोता है या क्या है कि किसी ने डिप्रेस मूड पकड़ा हुआ है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। Eat a well balanced diet which snacks to prevent weight loss and maintain nutritional status, मतलब उसको सही से खाना होगा, सही से खाना स्टार्ट करे। तो हमने इस तरह बंदे को क्या करना है, वो बनाना है। ये हमारा गोल होगा कि वो खाना अच्छे तरीके के साथ खाए और बैलेंस डाइट खाए सही टाइम पे। इसके बाद क्लाइंट वर्बलाइज एंड एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट, के वो क्लाइंट जो है वो इन्वायरमेंट को सही से समझ दे और आपको इन्वायरमेंट के बारे में फुल बाय फुल सही से इंफॉर्मेशन दे, जिससे पता चले कि ये पर्सन हमारे पास एक्टिव है और क्या है, अलर्ट है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन बिहेवियर, जो उसके अपने बिहेवियर की वजह से जो इशू बने तो वो उसको एक्सेप्ट ही करे कि हाँ ये मसला मेरी वजह से बना है। सही है, मतलब मेरी वजह से बने, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। डू नॉट मैनिपुलेट अदर फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ ओन नीड, अपनी ख्वाहिश के लिए
अपने आप को इज्जत देने के लिए किसी और को क्या करे, किसी और के मतलब उस वो जोर जबरदस्ती ना करे। इंटरप्रेट अप्रोप्रिएटली विद अदर, लोगों के साथ इंटरेक्शन उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी हमारा गोल है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर में, तो ये इंटरवेंशन आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि फिल्म एंड काम अप्रोच हम अप्लाई करेंगे, मतलब आराम से सही तरीके से पेशेंट से हम हिस्ट्री लेंगे, शॉर्ट एंड कंसाइज एक्सप्लेनेशन हम पेशेंट को देंगे और उससे इंफॉर्मेशन लेंगे। रिमेन न्यूट्रल, अवॉइड पावर स्ट्रगल, हमने क्या रहना है, हमने बिल्कुल भी न्यूट्रल रहना है और कोई भी पावर स्ट्रगल या कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब किसी पर्सन को हम डरा धमका कर उससे हिस्ट्री ले, ऐसा हमने नहीं करना। बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच, आप अपने अप्रोच में कंसिस्टेंट रहे, मतलब कंटिन्यूसली A to Z आप उसको क्या करें, आप उसको ट्रीट करें। सेट लिमिट एंड टेल इन कंक्रीट टर्म कंसिक्वेंस ऑफ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या करें कि आप उसके लिए एक लिमिट रखें और उसको क्लियर कट समझा दें कि इस लिमिट के बियॉन्ड जाएंगे तो आपके लिए इश्यू होगा, आपके लिए मसला होगा। फैमिली रीडायरेक्ट एनर्जी इनटू एप्रोप्रिएट चैनल, रीडायरेक्ट वायलेंट बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, जो वायलेंट बिहेवियर हर टाइम गुस्सा करता है, तो हम उसको कहेंगे कि जी आप गुस्सा ना करें, इससे आपकी एनर्जी कम होती है और यही गुस्से वाली एनर्जी आप किसी और चीज़ के लिए, किसी बॉडी के और प्रोसेस में ये यूज़ हो सकती है। हेयर एंड एक्ट ऑन लेजिटिमेट कंप्लेंट, जो कंप्लेंट्स वगैरह होते हैं, जो हमारे पेशेंट के जायज़ कंप्लेंट हैं, जायज़ मुतालबात हैं या जायज़ कंप्लेंट है, वो हम उससे अच्छे तरीके से हमें सुनना चाहिए। लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट में स्टिमुलेशन कम होना चाहिए, कम करें इन्वायरमेंट में स्टिमुलेशन जिससे ये डिस्टर्ब ना हो। हाई कैलोरी प्रोटीन फिंगर फूड स्नैक एंड ड्रिंक अवॉइड कैफीन, हम क्या करें कि हाई प्रोटीन डाइट हम इसको दे, हाई कैलोरी डाइट हम इसको दे, बैलेंस डाइट हम इसको दे और जितनी भी हमारे पास कैफीन रिलेटेड जो मेडिसिन वगैरह है उनकी यूज़ को ख़त्म कर दे। प्रोवाइड फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड भी हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना है कि वो सही से रेस्ट ले ताकि उसकी बात वो क्या है थोड़ा सा रिफ्रेश हो। मेक श्योर पेशेंट टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, और आप ये श्योरिटी आप में होनी चाहिए कि पेशेंट ने प्रिस्क्राइब मेडिकेशन क्या किए हैं, वो लिए हैं, क्योंकि साइकाट्रिक में मसला ये होता है कि अगर आप मेडिसिन कम यूज़ कर लेते तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि अगर साइकाट्रिक मेडिसिन है आपने उसको अपनी मर्जी से रोक लिया तो विड्रॉल इफेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से और भी इशू आते हैं। सही है, तो ये इंटरवेंशन है बाइपोलर डिसऑर्डर के नर्सिंग इंटरवेंशन, इसी में से कोई भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। एंड में हमारे पास साइकोफार्माकोलॉजी है कि अगर ये तो हम उसको समझाएंगे, इंटरवेंशन जो है मतलब उसको हम काउंसलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, उनकी बहुत सी चीज़ों पे हम नज़र भी रख सकते हैं या अटेंडेंट से हम कहेंगे। इसके बाद मेडिसिन भी यूज हो सकते हैं, जिस तरह एंटी साइकोटिक हमारे पास मेडिसिन है, बेंजाडाइज़ेपिन है, मूड स्टेबलाइजर है, लिथियम कार्बोनेट हो गया, एस्केलेट एनलाइटेन, लिथोबिट जो हमारे पास एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, मूड को स्टेबलाइज करते हैं। इस तरह एंटी कन्वर्सेंट ड्रग हैं, जो एक बंदा इरिटेबल है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कार्बामेज़ापिन आता है, वेल्प्रोइक एसिड आता है, लिमेट्रोजीन आता है। तो जो आप लोगों ने ऑलरेडी साइकाट्रिक मेडिसिन में पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर में, तो हम इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी यूज़ होते हैं, जैसे एल्पाजोराम हो गया, एल्प हो गया। तो वो क्या होते हैं कि वो मेडिसिन हम देते हैं उन मरीजों को जिससे वो रिलैक्स थोड़े हो जाते हैं और साइकाट्रिक इशू जो है वो उसको काफ़ी हद तक क्या हो कर देते हैं, उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं और उनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये साइको फार्माकोलॉजी है, ये मेडिसिन हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी मेडिसिन आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। अब साइकाट्रिक मेडिसिन में एक लिथियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो लिथियम का फिर हमने बहुत सी चीज़ें देखनी है कि लिथियम अगर एक बंदा लेता है तो वो ये है कि लिथियम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि नॉट मेटाबोलाइज इन बॉडी में उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती। 80% जो है वो हमारे बॉडी से रीएब्जॉर्ब होता है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है। अब अगर एक पर्सन किडनी का मरीज है तो उसमें हम लिथियम के जो बने मेडिसिन है एंटी साइकाट्रिक वो हमने यूज़ नहीं करने या यूज़ करने इंतहा ज़्यादा एहतियात के साथ। लेवल आउट न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को, उसके मिकदार को कम ज़्यादा कर सकता है और भी हमारे पास इशू बना सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि लिथियम जो है, देखो लिथियम साइकाट्रिक मेडिसिन में होता है लिथियम के बने हुए और ये एंटी साइकाट्रिक हैं।
तो लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है? मेटालिक टेस्ट होगा आपके माउथ में, इसके बाद जो है आप में ट्रेमर आ सकते हैं, आपके हाथ कपकपाएंगे, वेट गेन आपको हो सकता है, नॉजिया आपको हो सकती है, पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया हो सकती है, मतलब आपको प्यास ज़्यादा लगेगी या आपके यूरिन ज़्यादा पास करोगे, एडमा भी इसमें आपको हो सकता है। तो ये क्या है? ये साइड इफेक्ट है लिथियम के, जो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। टॉक्सिसिटी क्या है कि अगर ये मेडिसिन आप ज़्यादा टाइम के लिए ले रहे हैं या ये मेडिसिन आपने मिकदार में ज़्यादा ले ली, तो उसका इशू क्या होगा कि ड्राउजीनेस आप में आ सकती है, आपका स्पीच स्लर्ड होगा, एटेक्सिया होगा कि आपके मस्कुलर मूवमेंट कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, मसल स्पाज्म होती है, डिजीनेस होता है, स्ट्यूपर होता है, कन्वल्जन एंड डेथ आते हैं। डिजीनेस कहते हैं सर चकराना, स्ट्यूपर कहते हैं कोमा टाइप कंडीशन होती है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते, कोई भी काम आप नहीं कर सकते। कन्वर्जन क्या है? फिट्स वगैरह आपके आ सकते हैं, इवन दो डेथ भी हो सकती है। ये टॉक्सिसिटी है लिथियम की। अब एज अ नर्स हमारा क्या रोल होगा कि अगर एक पर्सन जो है वो लिथियम यूज़ करता है या लिथियम के बने मेडिसिन यूज़ करता है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के लिए के तौर पे, तो हम कहेंगे कि जी आप लिथियम को खाने के साथ दिया करें। इसके बाद सीरम लिथियम लेवल कम से कम पहले हफ्ते में 2 दफ़ा करें, उसके बाद हर महीने में 1 दफ़ा अपने ब्लड लिथियम लेवल चेक किया करें जब तक वो मेडिसिन यूज़ करता है। सही है? क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि लिथियम तो जमा नहीं हो रहा। अगर लिथियम उसके बॉडी में एक्युमुलेट हो रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी होगी, और टॉक्सिसिटी के वही सिम्टम होंगी जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। थेराप्यूटिक लेवल हमारे पास है, जो लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल है वो लेवल जिस लेवल तक अगर लिथियम हो तो वो अपना डिजायर फंक्शन परफॉर्म करेगा। सही है? तो लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल क्या है? 0.5 से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारा ब्लड लिथियम लेवल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये टॉक्सिसिटी काज करेगा। इसलिए वो पर्सन जो लिथियम कंटेनिंग मेडिसिन यूज़ करता है तो उसको अपना लिथियम लेवल करना होगा, ब्लड लिथियम लेवल। सही है? इसके बाद पेशेंट को टीच करेंगे कि वो नॉर्मल साल्ट इनटेक को भी मेंटेन रखे और 8 गिलास जो है वो दिन में पानी पिया करे। सही है? ये क्या है? ये तमाम इंस्ट्रक्शन है जो लिथियम लेता हुआ पर्सन को हमने बताने हैं। क्लाइंट या फैमिली एजुकेशन ये होगा कि हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर के काज इसका बता दें, इसका साइक्लिक नेचर ऑफ इलनेस का बता दें कि कभी मेनिया में जाएगा पर्सन, कभी डिप्रेशन में जाएगा, इसके सिम्टम्स भी बता दें कि डिप्रेशन के सिम्टम्स कौन से होंगे, मेनिया कि कम से कम उनको पता तो चले कि उनका बेटा या वो खुद बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। सही है? तो ये हमने एजुकेट करना है उसके क्लाइंट को या फैमिली को। सपोर्ट सर्विस हमने इसको कहना है क्राइसिस हॉटलाइन। क्राइसिस हॉटलाइन किसे कहते हैं? ये एक हेल्पलाइन होती है कि जब भी कोई पर्सन अगर साइकाट्रिक इशू में उसमें आना शुरू हो जाते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करोगे और आपके पास साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट की हेल्प आपको मिलेगी। सही है? इस तरह का कॉन्टेक्ट नंबर हम उसको दें। सपोर्ट ग्रुप जो है वो भी पता हो कि मतलब उसके फैमिली मेंबर उसके सपोर्ट करने वाला कोई है या नहीं है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी हमने करानी होगी, साइकोथेरेपी हम उसकी काउंसलिंग वगैरह करेंगे। लीगल या फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हम उसकी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं लीगली या फाइनेंशियली, तो वो हम उसकी करेंगे। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास लाइट थेरापी भी है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी भी है एंड रिपीटेड ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये डिप्रेशन या साइकाट्रिक इशू है, इसको करंट दिए, तो वो करंट के वो ईसीटी होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसके थ्रू उसके माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वापस नॉर्मल पर लाने की कोशिश की जाती है। या वो पेशेंट जो मेडिसिन वगैरह की तरफ रेजिस्टेंस है या मेडिसिन जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर बेटर चॉइस है ईसीटी का। से इसके बाद सर्केडियन रिदम, मेलाटोनिन वगैरह इन चीज़ों को वापस नॉर्मल में लाया जाता है। न्यूट्रिशनल अप्रोच में ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फीड उसको दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे उसके ये साइकाट्रिक इशू, ये साइकाट्रिक प्रॉब्लम एक हद तक कम हो जाते हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर यूनिट का सेकंड पार्ट था। इंतहाई डिटेल के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंसेज के तमाम वीडियोस लेक्चर के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।